एपिसोड 18। मेरा ख्याल है मोहसिन के यहाँ मजीद वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम पहले ही गैर कानूनी तौर पर अंदर दाखिल होने का जुर्म कर चुके हैं। कोई आ गया तो हम मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे। वो तो तुम हो ही चुके हो, एक अजनबी आवाज़ ने पीछे से कहा। मैं तेज़ी से पलटा। मुझसे चंद कदम के फासले पर एक आदमी ढाटा बांधे खड़ा था। उसका मुंह सर चादर में लिपटे थे और आंखों के सिवा उसके चेहरे का कोई हिस्सा नजर नहीं आता था, लेकिन मैंने उसे उसके कपड़ों से शनाख्त कर लिया। मैंने आज सुबह ही उसको पोस्ट ऑफिस में देखा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था जिसकी नाली पर साइलेंसर फिट था। सोचे समझे बगैर उस पर हमला कर देना खुदकुशी के मुतरादिफ होता। चनाचे मैंने अपने हवास को काबू में रखा और उससे बात करने का फैसला किया। तो तुम यहाँ भी आ गए? मुंह छुपाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुमको मैं इतनी मर्तबा देख चुका हूँ कि अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो खत कहाँ है? खत भी मिल जाएगा, पहले कुछ बातें हो जाएं। आज ही तो मौका मिला मुझे और तुम्हें आमने सामने होकर अकेले में बात करने का। मैं फजूल बकवास सुनने नहीं आया हूँ। दिलावर सेठ ने कहा है कि खत वापस ना किया गया तो 1 महीने की मोहलत नहीं मिलेगी। फैसला आज किसी वक्त हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि तुम किस खत की बात कर रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। जब तुमने बाबू पोस्टमैन से खत लिया था तो हम देख रहे थे, ये तुम जानते हो। वो खत मेरे पास नहीं है। तुम चाहो तो मेरी तलाशी ले सकते हो। उस्ताद पैट। साथ वाले कमरे के दरवाजे में नमूदार होने वाला यकलख्त रुक गया। गैर इरादी तौर पर उसके लबों से मुंदरी वाले का नाम निकलने वाला था। वो हरामज़ादा तो यहाँ नहीं है। मुंदरी वाले ने उसे एक गाली दी। जुबान पर काबू रख। तेरा बाप अंदर आया था तेरे सामने या नहीं? आया तो था उस्ताद, गाली खाने वाले ने दबे दबे लहजे में कहा, मगर अब नहीं है। मैंने अच्छी तरह देख लिया है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मोहसिन किसी अजनबी की आवाज़ सुनते ही कहीं छुप गया था। वो मुसल्ला तो नहीं था, लेकिन अकल से काम लेना जानता था। उस्ताद पेड्रो। मैंने नामुकम्मल नाम को मुकम्मल किया और मुंदरी वाले को चौंकते देखा। बहुत पहले मैंने इस नाम की एक हिंदुस्तानी फिल्म देखी थी जिसमें शेख मुख्तार ने उस्ताद पेड्रो का किरदार अदा किया था और ये नाम खासा मकबूल हुआ था। अच्छा, अब तो तुम्हारा नाम भी मालूम हो गया। वो मुस्कुराया, लेकिन उसका पता सिर्फ आंखों के बदले हुए तासुरात से चलता था। तुम इतने चालाक नहीं हो जितना खुद को समझते हो। हाँ, मैंने कहा, मैं इससे कुछ ज़्यादा ही चालाक हूँ। तबीयत में इनकिसारी है, इसलिए बड़ाई नहीं जताता। यह हो सकता है कि तुम्हारा असली नाम कुछ और हो, मसलन मुख्तार या शेख मुख्तार उर्फ उस्ताद पेड्रो। मैंने महसूस किया कि तीर निशाने पर बैठा है। मुंदरी वाला कुछ नर्वस हो रहा था। जाके देख उसे, वो कहाँ है। वो अपने साथी पर बरस पड़ा जो अपनी गलती के नताइज पर हैरान और परेशान खड़ा था। वो आदमी है, कोई जिन भूत नहीं के दीवार में घुस जाए। बाहर भी वो जाने से रहा, गेट के अंदर। जुमला उसके लबों पर नामुकम्मल रह गया। कोई चीज तोप के गोले की तरह उसके सीने पर लगी। उसका सांस रुक गया और वो लड़खड़ा कर एक कदम पीछे हटा। ये वक्फा मुझे मुतहरिक करने के लिए काफी था। मैंने गोता मारा और एक गोली मेरे सर के ऊपर से गुजरकर शीशे के बहुत बड़े ग्लोब पे लगी जो ऐन वस्त में छत से मुअल्लिक था। उस्ताद पेड्रो यानी मुंदरी वाले के और मेरे दरमियान चंद कदम का फासला भी नहीं था। मैंने लड़ने वाले बैल की तरह उसके पेट में टक्कर मारी और पलक झपकते में पेड्रो को ऊपर उठा के फेंक दिया। वो दीवार से लग के नीचे गिरा और अभी उठा भी ना था कि दूसरे ने मुझ पर हमला कर दिया। उसने बैठ के सिरहाने से शराब की एक बोतल गर्दन से पकड़कर उठाई और पूरी कुव्वत से मेरे सर का निशाना लेकर फेंकी। पेड्रो जैसे भारी भरकम आदमी को फेंकने के लिए मुझे खासी जिस्मानी कुव्वत सर्व करनी पड़ी थी और कुदरती तौर पर मैं खुद भी झटके से पीछे हो गया था। शराब की बोतल रॉकेट की तरह सनसनाती हुई मेरे नाक के करीब से गुजरी और दीवार से टकराकर पाश पाश हो गई। उस शख्स ने बेड साइड से लकड़ी का टेबल लैंप उठा लिया और उसका तार खींचकर तोड़ दिया। टेबल लैंप का निचला हिस्सा लकड़ी से तराशा गया था, लेकिन बिल्कुल चट्टान की तरह नजर आता था। मुझ पर हमला करने वाले ने टेबल लैंप का बल्ब निकालकर फेंक दिया। वो अब टेबल लैंप को उल्टा पकड़कर आगे बढ़ रहा था ताकि मुझ पर वार करे। पेड्रो फर्श पर गिरते कलाबाजी खा के बेड के नीचे होना चाहता था, मगर मोहसिन उसी दरवाजे में नमूदार हुआ जिसमें से पेड्रो का साथी अंदर आया था। उसने एक जस्त बेड पर लगाई। अगर रेशमी चादर पर उसका पैर ना फिसलता तो वो दूसरी जस्त में बेड अबूर करके पेड्रो पर जा पड़ता, लेकिन पैर फिसला तो वो अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका और निहायत बेढब तरीके से पेड्रो के सामने जा गिरा। पेड्रो ने पेशावराना महारत के साथ उसके सर पर रिवॉल्वर का दस्ता मारा और मैंने मोहसिन के करहाने की आवाज़ सुनी। उसका साथी पैंतरा बदल कर आगे आया, लेकिन मैं उससे निमटने के लिए बिल्कुल तैयार था और अगर मुझे उस पर एक भरपूर वार करने का मौका मिल जाता तो उसका काम तमाम हो जाता। लेकिन पेड्रो ने मसहरी के नीचे से गोली चलाई जिसका निशाना यकीनन मैं था। उसका साथी मुतहरिक होने के बायस बर वक्त सामने आ गया और गोली उसके शाने में लगी। उसने करहा कर दोनों हाथ बुलंद किए और टेबल लैंप उसके हाथ से छूटकर खिड़की की तरफ गया। बस मैंने खिड़की का शीशा बिखरने की आवाज़ के साथ पेड्रो की आवाज़ सुनी, अब तुमने जरा भी हरकत की तो मैं सर में सुराख कर दूंगा। मैं जहाँ था वही मुंजमद हो गया और पेड्रो मसहरी के नीचे से निकलकर मेरे मुकाबिल आ गया। उसका ढाटा खुल गया था
اور مندری والے ٹیکسی ڈرائیور کا چہرہ اب میرے سامنے بے نقاب تھا. اس کا ساتھی شانے کے زخم سے بہنے والے خون کو روکنے کی کوشش میں مصروف تھا اور اس نے ایک ٹیبل کور کھینچ کر زخم پر رکھ کر ہاتھ سے دبا رکھا تھا. اس کے حلق سے درد کے ٹیسیں نکل رہی تھی. زیادہ نخرے مت کرو، پیڈرو نے غرا کر کہا. معمولی سے زخم ہے، مرے گا نہیں تو. ادھر آ کے کسی چیز سے اس کے ہاتھ پیر باندھ دے. اس نے بے ہوش پڑے محسن کی طرف اشارہ کیا. تکلیف کے باوجود اس کے ساتھی نے پیڈرو کے حکم کی تعمیل کی. ریشمی چادروں کو لمبی پٹیوں کی صورت میں پھاڑا. گولی اگر شانے کی ہڈی میں لگی ہوتی تو وہ اس ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، لیکن زخم غالباً بیرونی گوشت تک محدود رہا تھا. ریشمی چادریں بہت مضبوط تھیں، مگر اس نے کناروں کو ڈریسنگ ٹیبل پر سے بلیڈ لے کر کاٹا اور کونے کو پیر کے نیچے دبا کر اس ہاتھ سے کھینچ لیا جو زخمی نہیں تھا. اس نے محسن کے ہاتھوں کو کمر کے پیچھے کر کے کئی بل دیے اور پھر دوسری پٹی سے ملا کر پیروں کو باندھا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا. میرے علاوہ پیڈرو نے بھی اس تمام کارروائی کو بغور دیکھا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی وہ دوسری طرف سے غافل نہیں ہوا تھا. اب تم منہ دیوار کی طرف کر لو. مجھے قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں اپنی جان دے کر تمہیں بچاؤں. دیر مت کرو. میں نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا. تمہیں یقین تھا کہ ہم یہاں آنے کی حماقت ضرور کریں گے. ہم اس وقت سے تمہارے پیچھے ہیں جب سے تم وہ لفافہ لے کر فرار ہوئے ہو. اب تمہارا سیٹ دلاور اس لفافے کے لیے اتنا فکر مند کیوں ہے؟ اس میں جو کچھ تھا وہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے. اچھا، پیڈرو نے تمسخرانہ لہجے میں کہا. چلو پھر تو تمہارے لیے بہت اہم نہیں رہا. لاؤ وہ لفافہ ہمیں دے دو. اسے لے کر تم کیا کرو گے؟ اس کی ایک ایک نقل بہت سے لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہے. اور وہ کون کون لوگ ہیں ہمیں بھی تو پتہ چلے. تم مذاق سمجھ کر خوش ہو رہے ہو نا، لیکن تم ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ایک نقل ہے ہمارے وکیل مسٹر منظر ایڈوکیٹ کے پاس. ایس ایس پی ضامن رضوی کو ایک نقل شام تک پہنچ جائے گی. گولی مارو نقلوں کو. وہ یکلخ سنجیدہ ہو گیا. سارے شہر میں بانٹ دو اس کی نقلیں. ہمیں اصل چاہیے. اصل؟ وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. میں تمہیں بتا چکا ہوں. محسن سے پوچھ کر دیکھ لو. جب یہ اندر داخل ہوئے تو محسن کے پاس بریف کیس تھا. پیڈرو نے اپنے ساتھی سے کہا، تو ادھر آ کر اسے سنبھال. میری طرف سے کھلی چھٹی ہے. اگر یہ سر گھما کے بھی دیکھے تو گولی چلا دینا. میں بے حس و حرکت کھڑا رہا. میرا اندازہ تھا کہ پیڈرو سے اس کا نائب زیادہ خطرناک ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ مجھے بچاتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا. دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ نسبتاً نوآموز تھا. وہ ذرا بھی مشتعل ہوتا تو پیڈرو کے عطا کردہ خصوصی اجازت نامے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے شوٹ کر دیتا. میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی. انتظار کا 1 منٹ 1 گھنٹے کے برابر ہو گیا. میں سوچتا رہا کہ کیا پیڈرو بریف کیس تلاش کر لے گا. محسن کو اتنا وقت ضرور ملا تھا کہ اجنبی آواز سنتے ہی وہ ساتھ والے کمرے میں روپوش ہو گیا تھا، کسی پردے کے پیچھے، بیڈ کے نیچے یا وارڈروم میں. اور پیڈرو کے ساتھی نے پوری کوٹھی کے ہر کمرے میں سرسری نگاہ ڈال کر اپنا اطمینان کر لیا تھا. اگر وہ تفصیل سے اور اطمینان سے تلاشی لیتا تو محسن کہاں چھپا رہ سکتا تھا؟ یہی اس کے ناتجربے کار ہونے کی دلیل تھی. محسن نے بالکل مناسب وقت پر ایشٹر پھینکی تھی جو پیڈرو کے سر میں لگتی تو اس وقت وہ لیٹا ہوتا. اس کا نشانہ خطا گیا تھا یا اس نے عمدن سر کو نشانہ نہیں بنایا تھا کہ کہیں سر پھٹنے سے وہ مری نہ جائے. اس کی کارروائی کے نتائج خاطر خواہ نہیں نکلے تھے تو یہ ہماری بدقسمتی تھی. بریف کیس چھپانے کی مہلت اسے کہاں ملی ہوگی؟ میں نے سوچا اور میرا خیال درست تھا. اسی وقت پیڈرو نمودار ہوا اور اس نے محسن کا بریف کیس بیڈ پر الٹ دیا. کاغذات کے الٹنے پلٹنے اور اس کے بڑبڑانے کی آواز سے میں نے اندازہ لگایا کہ لفافہ نہ ملنے پر وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہے. میں جھوٹ نہیں بولتا، لفافہ ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے دیوار کو مخاطب کر کے کہا. پیڈرو نے مجھے گالی دی اور میرے پیچھے آ کر میرے سر پر مکہ رسید کیا. میری پیشانی دیوار سے ٹکرائی. اسی وقت پیڈرو نے میرے سر پر ریوالور کا دستہ دے مارا. میں کٹے ہوئے درخت کے تنے کی طرح فرش پر گرا. اس ضرب نے پل بھر میں مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا. یہ میرا تجسس تھا جس نے میرے ساتھ محسن کو بھی گرفتار بلا کیا تھا. پھر مجھے احساس ہوا کہ موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور پانی مجھے اور میرے کپڑوں کو تر کرتا ہوا جسم پر بہہ رہا ہے. رفتہ رفتہ میرے حواس بحال ہونے لگے. یہ کوئی خواب نہیں تھا اور یہ بارش نہیں تھی. باتھ روم کے شاور کا پانی تھا جو مجھ پر گر رہا تھا. میں نے آنکھیں کھول کر سر کو جھٹکا دیا اور اٹھ بیٹھا. محسن نے مجھے سہارا دینے کی کوشش کی اور شاور کو بند کر دیا. کیا حال ہے برادر نسبتی؟ حال ٹھیک ہے. میں نے سر کے ناقابل برداشت درد کو دباتے ہوئے کہا. مگر سالار اعظم، سوالات کی ضرورت نہیں، جوابات حاضر ہیں. ہم اسی کوٹھی کے باتھ روم میں تشریف فرما ہیں. استاد پیڈرو اور اس کے دونوں رفیق جاتے وقت ہمیں یہاں بند کر گئے تھے. پہلے میں بے ہوش ہوا تھا اس لیے ہوش میں بھی پہلے آ گیا. تم آدھے گھنٹے بعد. اس کے ساتھ 2 آدمی تھے. تیسرا کون تھا؟ میں نے اس کی بات کاٹی. وہ باہر موجود تھا. جب انہوں نے مجھے گھسیٹ کر اندر ڈالا تو مجھے تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگا تھا. میں نے باہر سے اس کی آواز سنی تھی. غالباً وہ جیپ چلا کر یہاں لایا ہوگا. باہر سے جیپ کے سٹارٹ ہونے کی آواز بھی آئی تھی. تیرے تو ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور اس سور کے بچے نے باندھا بھی بہت سخت تھا. میں نے پرانا طریقہ استعمال کیا.
दहलीज के गिर्द सीमेंट के किनारे खासे तेज हैं। मैं दरवाजे से पुष्ट लगाकर हाथों को ऊपर नीचे रगड़ता रहा। थोड़ी सी खाल भी छिल गई, मगर कपड़ा था, जल्द कट गया। एक बार ढीला पड़ा तो हाथ खुद ही आज़ाद हो गए। और अब क्या पोजीशन है? हमारी रिहाई के इम्कानात क्या हैं? बहुत रोशन है। एक सूरत तो यह कि हम रोशनदान में मुंह डालकर अलिमदाद चिल्लाना शुरू कर दें। हमारी आवाज़ किसी न किसी के कानों तक ज़रूर पहुंच जाएगी और फिलहाल तो हमें आज़ादी मिल जाएगी। ये अलग बात है कि उसके बाद हमें हवालात जाना पड़ेगा और वजाहत करना पड़ेगी कि हम इस बाथरूम में कैसे बंद हुए। दूसरा तरीका यह कि हम कोई दीवार तोड़ के निकल जाएं या दरवाजा उखाड़ दें, लेकिन हम दोनों में से कोई भी टार्जन नहीं है और किसी के पास कोई माफूकुल फितरत कुव्वत नहीं है। दरवाजे को बाहर से टक्कर मारने से अंदर की चटखनी निकल जाती है या कब्जे खुल जाते हैं, मगर अंदर से टक्कर मारकर तो पूरी चौखट गिराना पड़ती है, जो नामुमकिन है। रोशनदान में सलाख न होती तो हम इसमें से गुजर सकते थे। क्या इस सलाख को मोड़कर निकाला नहीं जा सकता? मोहसिन ने मायूसी से इनकार में सर हिलाया। ये मसला अकल से हल होगा, ताकत से नहीं। उसने बाथरूम कैबिनेट को खोला। इसमें कुछ दवाएं हैं। मैंने सर के जख्म पर टिंचर आयोडीन लगा ली है। मामूली जख्म है, तेरे सर पर सिर्फ गोमड़ बना है। उसने एक पैकेट में से एस्प्रिन की 3 गोलियां निकाली और हथेली पर रखकर मुझे पेश की। ये लीजिए और मग से पानी नोश फरमाइए। मैं खा चुका हूँ और यकीन कीजिए इस वक्त जादू की गोलियां बड़ी मौसर साबित हुई हैं। एस्प्रिन निगलने के बाद मैंने और मोहसिन ने दीवार से टेक लगाई और फर्श पर पैर फैला दिए। दोपहर के बाद अब से पहर भी ढलने लगी थी। मुझे ये भी फिक्र नहीं थी कि हम इस कैद खाने से कैसे निकलेंगे। ज्यादा तशवीशनाक बात यह थी कि घर के मकीन लौट आए तो कमरे की हालत देखते समझ जाएंगे कि उनके अदम मौजूदगी में वहाँ ऐशो इशरत और जंगो जदल के कैसे कैसे मनाजिर की शूटिंग हुई है, और उसके बाद हमें पुलिस निकालेगी तो फिर बंद करने के लिए। मैंने बाथरूम के असबाब का जायजा लिया। रोशनदान वाली दीवार के मुकाबिल दूसरी दीवार के साथ बाथ टब था, जिस पर ठंडे गर्म पानी की टोटियां नस्ब थी। जरा हटकर एक और नल था और शावर। उसके सामने वॉश बेसन और उसके ऊपर प्लास्टिक के स्लाइडिंग डोर वाला बाथ कैबिनेट। बाथ कैबिनेट में भी साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट जैसी चीजों के सिवा कुछ न था। कोई हथौड़ी, कुल्हाड़ी या सरिये जैसी चीज सिरे से मफकूद थी। ब्लेड या रेजर से दरवाजा नहीं काटा जा सकता था और न दीवार में शिगाफ डाला जा सकता था। फिर कैबिनेट के ऊपर हाथ डालने से मुझे उंगलियों पर लोहे के सर्द लम्स का एहसास हुआ। दूसरे ही लम्हे मैंने वो चीज उतारी और कुछ देर के लिए हक्का बक्का खड़ा रह गया। मेरे हाथ में आशारिया 2-3 का रिवॉल्वर आ गया था। मोहसिन, ये तो असली रिवॉल्वर है और भरा हुआ भी है। मैंने रिवॉल्वर उसकी तरफ बढ़ा दिया। हाँ यार, किसी ने खासी महफूज जगह समझकर छुपाया था। सवाल यह कि किसने? खुद साहिब खाना ने या उसके घर के किसी फर्द ने? किसी मुलाजिम ने या किसी आने जाने वाले ने? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रिवॉल्वर किसका है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जायज मिल्कियत है या नाजायज। जहां तक मेरा ख्याल है ये बगैर लाइसेंस का होगा, इसीलिए बाथरूम में छुपाया गया था। लाइसेंस हो तो लोग रिवॉल्वर साथ रखते हैं या दराज में मुकफ्फल करके, और इसका मतलब ये भी है कि हम इसे ले जा सकते हैं। इससे मालिक को माली नुकसान के सिवा कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि हो सकता है साहिब खाना को इल्मी ना हो कि उसके घर में नाजायज असलहा पोशीदा है। मोहसिन ने कहा, हम उसे परेशानी से बचा सकते हैं। मैंने कहा। मोहसिन ने अचानक कहा, यार सिकंदर, मेरा ख्याल है ये वही रिवॉल्वर है जो उस्ताद पेड्रो के हाथ में था। तूने तो ज्यादा करीब से देखा था ना? मैंने अपने सर पर हाथ मारा। ला हौल वला कुव्वत, मुझे तो ये पहले सोचना चाहिए था। साइलेंसर लगा दिया जाए तो ये वही रिवॉल्वर है। इतना तो मुझे भी ख्याल है कि वो आशारिया 3-2 का कुछ इसी किस्म का रिवॉल्वर था, बस साइलेंसर हटा लिया गया है। मैंने रिवॉल्वर को गौर से देखा। उसने 2 गोलियां चलाई थी। अगर इसके चैम्बर में 2 गोलियां कम हुई तो ये एक सबूत होगा, लेकिन चैम्बर खोल के देखने पर मुझे 2 की जगह 3 गोलियां कम नजर आई। फिर मैंने रिवॉल्वर का दस्ता देखा तो मुझे उस पर खून का हल्का सा निशान नजर आया। ये खून मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हुआ था। मैंने उसको उंगली से छू कर देखा और मेरा शक यकीन में बदल गया। मेरी उंगली पर एक बाल जैसा आ गया था जिसमें हल्का सा भूरा रंग था, जैसे मोहसिन के बालों का। कि हम बाद में सोचेंगे मोहसिन कि वो लोग ये रिवॉल्वर यहाँ क्यों छुपा गए थे, पर यह रिवॉल्वर वही है। इससे मसला तो हल नहीं होता जो फौरी तौर पर दरपेश है, यानी बखैर आफियत निकलने का। 2 फायर करके नट बोल्ट उड़ाए जा सकते हैं। मैंने झूठ मूठ का निशाना लिया। इससे बाहर की कुंडी टूट जाएगी, लेकिन फायर की आवाज पर कोई आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमें खामोशी से निकलना है और बाहर से अपना सामान भी समेटना है। वो सब कुछ जो उन्होंने लिफाफे की तलाश में ब्रीफकेस में से बेड पर उलट दिया था। तेरा क्या ख्याल है, वो सब चीजें वहीं पड़ी होंगी? वो नकद रकम तो जरूर ले गए होंगे। ये तो बाहर निकलने पर ही पता चलेगा। इस दरवाजे की साख पर गौर कर मोहसिन, इसमें नीचे से ऊपर तक 12 पैनल बने हैं। पूरा एक पट भी नहीं है। एक पैनल तकरीबन 1 फुट लंबा और चौड़ा है, दरमियान में से उभरा हुआ और किनारों पर से कुछ गहरा। अगर हम कुंडी के नीचे या ऊपर वाले पैनल को तोड़ सकें तो हाथ बाहर निकालकर कुंडी खोल सकते हैं, और पैनल के किनारे कुछ पतले हैं। हाँ, मगर इसके बावजूद मुक्का मारने से टूटेंगे नहीं। अगर हमारे पास कोई चीज होती तो। मोहसिन ने कहा। उसकी नजरें गुस्ल खाने का तवाफ करते हुए एक जगह ठहर गईं। वो आगे बढ़ा। WC के ऊपर फ्लश टैंक स्टेनलेस स्टील का था। मोहसिन ने उसका ढकना ऊपर उठाया तो टैंक का पानी तेजी से खारिज हुआ।
टैंक खासा वजनी था और उसके अंदर की तरफ रबर के वॉशर वाला वो पिस्टन जैसा स्टॉपर था जो एक बार हैंडल घुमाने से उठता था तो टैंक का पानी नीचे वाले पाइप से बहने लगता था। अंदर वाले हिस्से में लंबी सी डंडी से मुंसलिक व एल्युमिनियम का हल्का फुल्का गोला भी था जो पानी की सतह के साथ बुलंद होता था और एक खास सतह तक उठने के बाद टोटी बंद करता था। मगर उस नाजुक सी चीज को मकदर की तरह इस्तेमाल किया जाता तो गोला पिचक जाता। फ्लश टैंक का ढकना मौजूद तरीन चीज साबित हुआ। मोहसिन ने उसके पेंडुलम जैसे हिस्से को मोड़ दिया और ढक्कन को लंबाई के रुख पकड़ लिया। उसके मुड़े हुए किनारों ने ढक्कन को खासी मजबूती अता कर दी। मोहसिन ने नाप तोलकर पहली जरब लगाई और उससे इतनी आवाज पैदा हुई कि एक लम्हे के लिए तो हम खुद ठिठक कर रह गए। फिर मैंने पैनल को देखा, उसकी लकड़ी पर चोट से निशान पड़ गया था। मैंने मोहसिन से कहा, शोर तो होगा लेकिन तजब्जुब में ताखीर होगी और इससे कोई फायदा नहीं होगा। मोहसिन ने सर हिलाया और पूरी कुव्वत के साथ लकड़ी के पैनल पर हमलावर हुआ। पैनल हिला, दरमियान में से क्रैक हुआ और फिर उसका आधा हिस्सा निकलकर बाहर जा गिरा। मोहसिन ने जल्दी से ढक्कन नीचे रखा और हाथ निकालकर खट से कुंडी खोल दी। शोर ने अभी तक किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं किया था। हमने तेजी से बैठकर रुख किया जिस पर ब्रीफकेस औंधा पड़ा था और तमाम सामान बिखरा हुआ था। खिलाफे तवक्कुफ सब कुछ छोड़ गए थे। उस्ताद पेड्रो की जगह कोई दूसरा होता तो जाते जाते माले मुफ्त जरूर समेट कर ले जाता। हमने सब चीजों को समेट कर ब्रीफकेस में डाला और उस कमरे से निकल आए जो ज़लज़ले के बाद तबाही का मंजर पेश कर रहा था। शाम के 4 बजने वाले थे। बैरूनी दीवार और कोठी की दीवार के दरमियान पतली सी गली थी जिसमें रंगीन तोतों के 2 पिंजरे थे, लेकिन एक पिंजरा खाली था और दूसरे में जर्द और नीले परों वाला एक ही तोता उदास बैठा था। अस्सलाम अलैकुम, किसी ने तेज बारीक आवाज में कहा। मैं उछल पड़ा, मगर सलाम करने वाला एक देसी तोता था जो गुम्बद नुमा पिंजरे में झूल रहा था। उसने जवाब ना पाकर फिर हैरत अंगेज तौर पर इंसानी आवाज से मिलती जुलती आवाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल अहवाल है जनाब के? मैंने पिंजरे के करीब जाकर कहा। किससे मिलना है आपको? तोते ने फौरन जवाब दिया। किसी ने बड़ी मेहनत से उसे जुमले रटाए थे। इस तोते को रिसेप्शन पर बैठ के आने जाने वालों को टालने की तरबियत दी गई है। खुदा हाफिज, घर पर तो कोई नहीं है, तोता बोला। मैं और मोहसिन हंस पड़े। कमाल है यार, दरवाजे के बाहर कोई सुने तो यही समझे कि इंटरकॉम पर कोई बच्चा बोल रहा है। लेकिन यार आज जब हम अंदर आए जब तो इसने कुछ नहीं पूछा। मैंने तो इसकी आवाज नहीं सुनी। मेरा ख्याल है पिंजरा पहले गेट के पास होगा। कल रात दिलावर एंड कंपनी ने उसको वहां से हटाकर इधर लटका दिया होगा। तोते ने उनसे भी बात की होगी ना। मैं चलते चलते रुक गया। 8-10 फुट चौड़ी गैलरी में अंडरग्राउंड टैंक भी था, लेकिन उसका ढकना खुला था जो गैर मामूली बात थी। मैंने 2 फुट के मुरब्बा सुराख से अंदर झांका तो मुझे पानी में आसमान की नीलाहट और दरख्तों की सब्जी के दरमियान अपना अक्स दिखाई दिया। फिर मेरे जहन को बिजली का झटका सा लगा। मैंने अपनी सूरत को पहचानने में गलती की थी। वो मेरा चेहरा नहीं था। मैं बेख्तियार पीछे हट गया। मोहसिन, तू झांक कर देख इसमें, ये मेरी नजर का धोखा है या? मोहसिन ने झांक कर देखा और मैंने उसकी सूरत के तगय्युरात को देखा। 1 मिनट बाद वो सीधा हुआ तो मैंने फिर झांका। इस मर्तबा मुझे पानी में तैरते हुए शख्स का चेहरा साफ दिखाई दिया। उसकी खुली आंखें मुझे घूर रही थीं। वो 40-45 साल का और औसत कदो-कामत का आदमी था जिसने खाकी रंग की वास्कट और पतलून पहन रखी थी। टैंक 6 फुट गहरा था मगर उसमें पानी की गहराई आधी भी ना थी। चनाचे उसकी लाश बड़े मजाका खेज अंदाज में तह से जा लगी थी, यूं कि उसके दोनों पैर एक दीवार पर टिक गए थे और वो पानी से बाहर था। गौर से देखने पर मुझे पानी का रंग भी सुर्खी माइल नजर आया और मैंने उसकी कनपट्टी के पास स्याही माइल सुर्ख धब्बा सा देखा। चैम्बर में 3 गोलियां कम होने की वजह अब मेरी समझ में आ गई थी। पहली गोली का निशाना गुज़िश्ता रात ये चौकीदार बना था जो खाली कोठी की हिफाजत पर मामूर था। हम गेट खोलकर बाहर आ गए और खामोशी से सड़क पर चलने लगे। अब तो सारी बात साफ हो गई। मोहसिन ने काफी दूर निकल आने के बाद कहा, दिलावर ने इतनी बेखौफी के साथ यहाँ तुम्हारे साथ कैसा ड्रामा किया था? चौकीदार को शायद मज़ाहमत का मौका ही नहीं मिला होगा। किसी ने पीछे से आकर उसे दबोच लिया होगा और कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर फायर कर दिया होगा। गरीब के हलक से आवाज भी नहीं निकल सकी होगी और दिलावर को यह बात भी मालूम होगी कि साहिब खाना के कब तक लौटने का इम्कान है। उमूमन फिल्मी सफ़े पर अखबारात मुख्तसर खबर देते हैं कि फिल्मी दुनिया की मसरूफियात क्या हैं। शायद उस हिदायतकार के बारे में भी खबर होगी कि उनका यूनिट कहाँ गया है। ये साफ जाहिर है कि किसी ने हमें इस वारदात में मुलविस करने की कोशिश नहीं की। पेड्रो और उसके साथी नाकाम होकर जाते वक्त हमें कत्ल भी कर सकते थे या हमें इस तरह बांध कर जा सकते थे कि हम हिल भी ना पाते और पुलिस आ जाती। वो जानते होंगे कि हम होश में आके निकल जाएंगे, लेकिन फौरन नहीं। दिलावर ने मुझे 1 महीने की मोहलत दी है। आदमी कौल का पक्का मालूम होता है। मैंने तलखी से कहा। 1 फरलांग से ज्यादा पैदल सफर करने के बाद हमें झोंपड़े जैसा एक तंदूर मिला जो खाली प्लॉट पर नाजायज कब्जा करके तामीर किया गया था। आरजी किस्म की दीवारें जो धुएं से स्याह हो रही थी और टीन की पुरानी चादरों की छत जिस पर खाली क्रेट, पुराने टायर और खुश्क पत्तों के ढेर थे। तंदूर के मालिक को तजुर्बा होगा कि कभी न कभी प्लॉट का मालिक कोठी का नक्शा लेकर आन पहुंचता है तो तामीर से पहले तकरीब का अमल शुरू होता है और बिजनेस को किसी दूसरे खाली प्लॉट पर ले जाना पड़ता है। चुनाचे पायदारी और तज़ीन और आराइश पर वक्त, तवानाई और पैसा खर्च करना फजूल है।
اس نے ایک ٹین پر خانہ بدوش ہوٹل بقلم خود لکھ کر ٹانگ دیا تھا. باقی اشتہار وہ خود تھا. جب ہم نے اس جائے عبرت سرائے فانی میں قدم رکھا تو مزدور اور فقیر ٹائپ لوگ وہاں لنچ تناول فرما کے جا چکے تھے. اندر مکمل تخلیہ تھا. اس ہوٹل میں بیٹھ کر ہم نے روٹیاں اور چنے کی دال فرائی کھائی. ہمیں جو لطف آیا وہ اچھے سے اچھے ریسٹورینٹ میں پرتکلف کھانا کھا کے بھی نہیں آیا تھا. بھوک سے ہمارا برا حال تھا. اس کے بعد ہم نے وہاں پر کڑک چائے پی. جب دماغ ذرا ٹھکانے آیا تو ہم نے دن بھر کا مسئلہ ہوا اخبار کھول کر دیکھا اور میں نے محسن کی توجہ ان 2 بدماشوں کی نہر سے برآمد ہونے والی لاشوں کی خبر کی طرف دلائی. محسن نے اس خبر کو 2 مرتبہ غور سے پڑھا اور اخبار رکھ دیا. پھر ہم وہاں سے اٹھ گئے. شام تک ہم اس سرونٹ کوارٹر میں منتقل ہو گئے جو ضامن رضوی صاحب کی کوٹھی کے عقب میں گیراج کے ساتھ واقع تھا. 2 کمروں کے اس کوارٹر میں تمام ضروریات زندگی فراہم تھی. ایک کمرہ پہلے سے ان کے ڈرائیور کے تصرف میں تھا. چنانچہ ہم دونوں کو ایک ہی کمرے میں 2 چارپائیاں لا کے ڈالنا پڑی. گدے اور تکیے خریدنے پڑے. اپنی ضرورت کا بہت سا اسباب ہم نے رات ہونے سے پہلے فراہم کیا جس میں چائے وغیرہ بنانے کا سامان شامل تھا. اتفاق رائے سے ہم نے طے کیا کہ ناشتہ وغیرہ ہم خود بنائیں گے اور دونوں وقت کا کھانا باہر کھائیں گے. ضامن رضوی کا ڈرائیور ایک کانسٹیبل تھا جو رات تک غیر حاضر رہتا تھا اور اس کا کھانا پینا شاید رضوی صاحب کے گھر پر تھا. چنانچہ باورچی خانہ خالی تھا. ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ان پر بوجھ بنے. وہ اخلاقاً ہمیں جگہ دینے پر رضامند ہو گئے تھے لیکن اس سے زیادہ توقعات ان سے وابستہ کرنا غلط ہوتا. کھانا پکانے کا جھنجٹ ہمارے بس کی بات نہیں تھی لیکن ناشتہ آسان تھا اور وقت بے وقت چائے یا کافی کی خاطر کہیں دور جانے سے باورچی خانے تک جا کے اپنی ضرورت پوری کرنا بھی آسان کام تھا. کوٹھی اس پرسکون سی چھوٹی سڑک پر واقع تھی جسے کچھ لوگ بانسوں والی سڑک بھی کہتے تھے اور جو دھرمپورہ ریلوے کراسنگ کے بعد دائیں طرف نکلتی تھی تو سیدھی گورنر ہاؤس تک جاتی تھی. اس سڑک پر سب کوٹھیاں وسیع و عریض لان یا باغ اور 4 دیواری کے حصار میں تھی اور سڑک کے بائیں کنارے پر واقع تھی. دائیں جانب میو گارڈن کی سرسبز فصیل تھی جس میں خاردار تاروں کی باڑ الجھی ہوئی تھی اور یہ ریلوے کے اعلیٰ افسروں کی سرکاری رہائش گاہوں کا علاقہ تھا. اندر صاف ستھری سڑکوں پر مرکری لائٹس چلتی اور اندر داخل ہونے والے ہر راستے پر پرائیویٹ روڈ یا پھر یہ اشارہ عام نہیں ہے کہ بورڈ نظر آتے تھے. قریب ترین چائے خانہ بھی 2 فرلانگ دور اسکاش کورٹس کے پاس تھا اور گڑی شاہو کا بازار تقریباً 1 میل دور تھا. تاہم یہ جگہ رابعہ کے گھر ریلوے اسٹیشن اور مال روڈ سے دور نہیں تھی اور تھوڑا سا چل کے ہمیں ضلع کچہری جانے کے لیے سواری مل سکتی تھی.